लास्ट के 70 डेज में आपको बायोलॉजी में 360 में से 360 स्कोर करना पॉसिबल है कि नहीं, और पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है। जब नीट अपीयर करते हैं उन लोगों को ऐसा 2-3 सवाल ज़रूर मिलता है, उनको आइडिया ही नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। जब आप पढ़ोगे आपको ये इंश्योर करना है कि एवरी डे आप लोग 100 क्वेश्चन मिनिमम पार्ट चैप्टर का सॉल्व करें। एवरी चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड होगा जो आपको दिक्कत दे रहा होगा, तो ऐसे स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी में फोकस कीजिए, लास्ट तक इन्हें प्रॉपर तरीके से रिवाइज कीजिए लास्ट के 15 डेज में। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवनीता मैम एंड मैं आज बात करने जा रही हूँ कि लास्ट के 70 डेज में आपको बायोलॉजी में 360 में से 360 स्कोर करना पॉसिबल है कि नहीं, और पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो आप लोग जानते हो कि नीट में बायोलॉजी का 50% वेटेज है और आपका सिलेक्शन में बायोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलो हम जानते हैं कि बायोलॉजी में 360 स्कोर करने के लिए अभी जो हमारे पास टाइम बचा हुआ है 70 डेज से ज़्यादा बचा हुआ है, लेकिन शायद ये वीडियो आते आते आपको 70 डेज ऑलमोस्ट टाइम बचेगा। और लास्ट के 70 डेज में हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं नीट के लिए बायोलॉजी स्पेसिफिकली, ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो लास्ट के 70 डेज में 70 डेज को मैंने यहाँ पे 3 फेजेस में डिवाइड किया है। यहाँ हमारा फेज 1 जो है वो हमने डे 1 to लेके 35 तक रखा है, और इन टाइम के दौरान आपको स्पेशली एनसीईआरटी का डिटेल स्टडी करना है, और खाली एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं होगा, आपको डेली उसके साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना होगा। एंड हमारा जो फेज 2 है इसमें डे 36 to 55 तक हमने रखा है, 20 डेज का एक गैप, हमने 20 डेज का एक पीरियड हमने रखा है। इसमें आपको एनसीईआरटी को एक क्विक रिवीजन भी देना है, और साथ ही साथ पीवाईक्यू आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। आप लोगों के पास जो भी बुक अवेलेबल है, जो भी मटेरियल अवेलेबल है, वहाँ आप अगर पीवाईक्यू है लास्ट 15 to 20 ईयर्स का पीवाईक्यू आप लोग ज़रूर सॉल्व कीजिए। और साथ ही साथ अगर इंस्टीट्यूट में आपका टेस्ट, कोई भी टेस्ट आप लोग ज्वाइन कर चुके हो या टेस्ट आपके इंस्टीट्यूट में चल रहा है, वो टेस्ट में आप ज़रूर अपीयर कीजिए। एंड लास्ट 56 to 70 डे जो एक 15 डेज का पीरियड है, इसमें आप लोगों को एवरी डे टेस्ट में अपीयर करना चाहिए, स्पेसिफिकली फुल टेस्ट, फुल सिलेबस का टेस्ट। और एवरी डे अगर पॉसिबल नहीं भी हो रहा है तो आफ्टर 2 डेज एटलीस्ट आपको टेस्ट में अपीयर होना चाहिए। तो चलिए हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है। तो मैं यहाँ बात करने वाली हूँ कि कुछ ऐसे चैप्टर्स का जिसमें अगर मैं पीवाईक्यू स्टडी करूँ तो मुझे लगभग ये दिखाई दे रहा है कि इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन एवरी ईयर पूछा जा रहा है, तो इन चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो कुछ चैप्टर्स है जैसे जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी। ये बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर्स भी है, और इसमें से बहुत क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन नीट में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो आप लोग जब पढ़ोगे, आप लोग जब रिवीजन करोगे, ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये चैप्टर्स का बहुत अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। ये चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस किए हो, डिटेल स्टडी किए हो, तब ये चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से गलत नहीं होगा। तो अब चलो हम लोग ये बात करते हैं कि हम लोग बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी डिटेल स्टडी करना चाहिए हमें। तो बहुत स्टूडेंट को ये नहीं पता रहता है कि एनसीईआरटी डिटेल स्टडी का मतलब क्या होता है। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, खाली चैप्टर्स को पढ़ते हैं, और जब नीट अपीयर करते हैं उन लोगों को ऐसा 2-3 सवाल ज़रूर मिलता है, उनको आइडिया ही नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। ठीक है, तो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन 85 क्वेश्चन के आसपास तो एनसीईआरटी से ही होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। मिनिमम हम लोग बात करें कि इतना क्वेश्चन एनसीईआरटी से होगा, बट अब इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को एनसीईआरटी के कौन से पार्ट पे ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, लास्ट ईयर भी अगर हम नीट का पेपर एनालिसिस करते हैं, नीट का एक क्वेश्चन साइंटिस्ट के नाम से हुआ पूछा गया था, और ये नेम ऑफ द साइंटिस्ट लगभग हर कोई चैप्टर से पहले आप लोगों को डिटेल इंफॉर्मेशन ये साइंटिस्ट के बारे में दिया गया है। अगर मैं इस चैप्टर का बात करूँ, लिविंग वर्ल्ड या फिर सेल बायोलॉजी या फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या इकोलॉजी, ये सारे चैप्टर्स से स्टार्ट होने से पहले
आप लोगों को उन्हीं चैप्टर से रिलेटेड एक साइंटिस्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दिया गया है, उनका अचीवमेंट क्या है, कौन सा अवार्ड मिला है, कौन सा बुक उन लोगों ने पब्लिश किया है, कौन से ईयर में कौन सा अवार्ड मिला है, ये डिटेल यहाँ दिया गया है इंफॉर्मेशन। तो अगर हम लास्ट नीट का बात करें 2025 नीट का, तो एक क्वेश्चन पूछा था कि फादर ऑफ इकोलॉजी इंडिया में किसको बोला जाता है, और आप लोग देख सकते हो मैंने पेज अटैच भी करके दिया है सो दैट आप लोगों को थोड़ा स्टडी करने में इजी हो। ये रामदेव मिश्रा का इंफॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर से पहले दिया गया है, वहाँ फर्स्ट लाइन में ही लिखा था कि इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग जब भी कोई चैप्टर पढ़ोगे शुरू आप लोग साइंटिस्ट के डिटेल इंफॉर्मेशन से ही करना, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट, जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो कोई भी चैप्टर में एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, और वो इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी बहुत सारे इंफॉर्मेशंस छुपा हुआ रहता है। जैसे लास्ट नीट में क्वेश्चन पूछा था रिलेटेड टू रिडक्शन इज बायोलॉजी, तो बहुत लोगों को ये पता ही नहीं था एग्जाम तक कि ये कहाँ पे छुपा हुआ है। तो आप लोग अगर सेल वाला चैप्टर में जाओगे तो वहाँ पे ये चीज़ें लिखा हुआ था, रिडक्शन इज बायोलॉजी क्या है, और ये चैप्टर के एकदम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही लिखा हुआ था। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को भी आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, वहां से भी आप लोगों को कोई ना कोई सवाल मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करते हैं समरी ऑफ द चैप्टर, हर कोई चैप्टर के पीछे समरी दिया हुआ रहता है, और समरी में भी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाता है, इसीलिए समरी ऑफ द चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आफ्टर एवरी चैप्टर आप लोग कंप्लीट करोगे, आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा साइंटिस्ट का डिटेल इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्टरी पार्ट, एनसीईआरटी का कंप्लीट स्टडी तभी पॉसिबल हो जाएगा जब इनके साथ आप समरी को भी कंप्लीट करोगे। ठीक है, देन हमें ध्यान देना है एनसीईआरटी में जो भी डायग्राम्स बना हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक डायग्राम मैंने यहाँ दिखाया है और समझ में भी आ गया होगा आप लोगों को कि ये मोनोकोट एम्ब्रायो का एक डायग्राम बनाया गया है एनसीईआरटी में। तो इस मोनोकोट एम्ब्रायो के डायग्राम में एपीब्लास्ट एक वर्ड लिखा था, जो कि थ्योरी पार्ट में इसके बारे में डिटेल कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट ये जो एपीब्लास्ट वर्ड है ये लास्ट ईयर नीट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग डायग्राम को प्रॉपर तरीके से स्टडी कीजिएगा, लेबलिंग अच्छे से ध्यान रखिएगा, और आप लोग अगर पॉसिबल है आपके पास टाइम है तो आप लोग ज़रूर इस डायग्राम को प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है एक। एंड कुछ एनसीईआरटी में टेबल्स दिया हुआ है, लाइक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम को कंपेयर किया गया है, और 5 किंगडम का कुछ कैरेक्टर को लेके कंपेयर भी किया गया है। तो जब भी एनसीईआरटी ऐसे टेबल के फॉर्म में कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने रखा है, उन टेबल्स को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर तरीके से उनको पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप एनसीईआरटी कंप्लीट स्टडी कर पाएंगे। तो अब जब एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो इनिशियल डेज में, तो जब आप पढ़ोगे आपको ये इंश्योर करना है कि एवरी डे आप लोग 100 क्वेश्चन मिनिमम पार्ट चैप्टर का सॉल्व करो। और ऐसा नहीं कि आप रैंडम 100 क्वेश्चन उठा लिया और कोई आपके पास टाइम का बाउंडेशन नहीं है, थ्रू आउट द डे आप सॉल्व करो। थ्रू आउट द डे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, आप लोग टाइम सेट कर लो, टाइम बाउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कि मुझे 1 घंटे के अंदर ये 100 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। तो इस तरीके से अगर टाइम बाउंड प्रैक्टिस करोगे, इसमें आप लोगों को ज़रूर हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग जब क्वेश्चन करोगे, आप लोग एक ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन करोगे वहाँ बहुत सारा क्वेश्चंस ऐसा होगा जहाँ पे आप लोग मिस्टेक करोगे, और जब भी कोई मिस्टेक होगा आप इसको नोट करो अलग से एक एरर बुक में। तो एरर बुक मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एरर बुक को मेंटेन करोगे आप ये देख पाओगे कि कौन से पोर्शन में, कौन से टॉपिक में आप बार बार गलती कर रहे हो, और नेक्स्ट टाइम क्या होगा, पढ़ते टाइम आप थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस उन टॉपिक में दे पाओगे। ठीक है, तो अगर 360 स्कोर करना है, आप लोग अगर सोच रहे हो कि इसमें तो हमारा बहुत टाइम कंज्यूम होगा, हाँ, डेली 6 to 7 आवर्स आपको बायोलॉजी में देना होगा। ये बात आपको समझना होगा कि बायोलॉजी में 50% वेटेज है, तो आप अगर टाइम नहीं देना चाहते हो तो रिजल्ट कैसे पॉसिबल होगा। तो डेली 6 आवर्स आपको टाइम यहाँ देना है। ठीक है, क्वेश्चन करना है, एनसीईआरटी थोरोली स्टडी करना है, डायग्राम प्रैक्टिस करना है, टेबल्स पढ़ना है, समरी पढ़ना है, तब जाके एक एनसीईआरटी का कंप्लीट स्टडी आप लोगों के लिए पॉसिबल होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फेज 2 के बारे में हम लोग बात करते हैं।
ठीक है। तो फेज 2 में आप लोगों को क्या करना है, ऑलरेडी मैंने बता दिया कि आप लोगों को उस टाइम पे PYQ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, PYQ को। एंड अगर आपके इंस्टीट्यूट में मॉक टेस्ट चल रहा है या फिर अगर आप कहीं पे भी मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर रहे हो, आप अभी मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। ठीक है, मे बी ये पार्ट वाइज सिलेबस का होगा, मे बी ये फुल टेस्ट का होगा, जो भी हो आप यहाँ पे टेस्ट को अपीयर करो, क्योंकि जब तक आप टेस्ट को अपीयर नहीं करोगे, रियल चैलेंजेस जो है वो उसको आपको पता नहीं लगेगा कि एग्जाम हॉल में आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत लोगों को कंसेप्ट आता है, लेकिन बहुत लोगों को टाइमिंग जो है, टाइम का कैसे मैनेज करना है, वही चीज़ नहीं आता। तो जब तक आप एग्जाम अपीयर नहीं करोगे, आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ बहुत डिफरेंस है, क्योंकि बायोलॉजी आप जितना जल्दी सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा टाइम आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बच जाएगा, उतना टाइम आप फिजिक्स सॉल्व करने में या केमिस्ट्री सॉल्व करने में दे सकते हो। तो ट्राई कीजिएगा कि बायोलॉजी थोड़ा जल्दी आप लोग करो, फटाफट से करो। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप बहुत ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बार बार सेम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, तो आपके लिए ये पॉसिबल बिल्कुल है। ठीक है, तो थोड़ा कम टाइम में बायोलॉजी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और इसके लिए आपको टेस्ट देना ज़रूरी होगा, क्योंकि टेस्ट आपको जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं ये आपको घर पे बैठ के नहीं मिल सकता। तो टेस्ट हमेशा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो टेस्ट कभी मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और टेस्ट में भी आप एरर बुक मेंटेन कीजिए, जहां गलती हुआ है उस टॉपिक को लिख के रखिए, कैसा टाइप का गलती हुआ उस पर ध्यान दीजिए, क्या आपका क्वेश्चन पढ़ने में गलती होता है, क्या आपको एनसीईआरटी का कंसेप्ट नहीं आता, क्या आप बहुत बार बार सिली मिस्टेक करते हो, तो कैसा टाइप का गलती है। पेपर एनालिसिस आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले कि लास्ट का जो हमारे पास 15 डेज बचा हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत कम टाइम होगा, 15 डेज है, तो इस टाइम पे हमें क्या करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। तो लास्ट 15 डेज के लिए एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जाम्पल्स है, आप लोग जानते हो कुछ चैप्टर्स ऐसा है कि उसमें खाली एग्जाम्पल है। जैसे मैं अगर बात करूं मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, एनिमल किंगडम, ये सब चैप्टर में बहुत एग्जाम्पल आता है। और जितना भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये बहुत दिन तक याद नहीं रहता है, तो लास्ट के मोमेंट पे आप ट्राई करो कि एवरी डे एग्जाम्पल को आप लोग रिवाइज कर रहे हो। और इसके लिए क्या होना चाहिए, पहले से ही आपके पास ये एग्जाम्पल सेपरेटली लिखा होना चाहिए, तभी आप लोग जल्दी से जल्दी उसको पढ़ पाओगे। अदरवाइज आप लोग एनसीईआरटी खोलोगे और उसमें एग्जाम्पल्स ढूंढोगे तो इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। तो पहले से ही एग्जाम्पल के लिए एक सेपरेट कॉपी आप लोग मेंटेन कीजिए। सेम विद द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एंड द ईयर, ये भी हर कोई चैप्टर में आप लोग देख सकते हो, नेम ऑफ द साइंटिस्ट दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है। अब एग्जाम के टाइम पे उसको लास्ट 15 डेज में आपको जरूर देखना है, नहीं तो ये क्या होगा, एट द एंड मिक्सअप हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए शुरुआत से साइंटिस्ट का नाम हो गया, एंड जो ईयर है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, डिटेल स्टडी कर रहे थे, उसी टाइम आपको जो भी ये नाम वगैरह मिला था उसको सेपरेट कर लेना चाहिए। एक पेपर में ले लो या एक कॉपी में ले लो, और लास्ट के टाइम पे एग्जाम्पल्स हो गया, साइंटिस्ट का नाम हो गया, ईयर हो गया, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड प्रैक्टिस करना है, लिख के देखना है कि याद है कि नहीं है। ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी होता है एनसीईआरटी में, ये स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी को आप लोग फॉलो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लिविंग वर्ल्ड जब शुरू होता है, वहां पे एक वर्ड लिखा है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, ऐसे सेल बायोलॉजी में रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये सब ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो भूलने का पॉसिबिलिटी थोड़ा ज्यादा है। तो एवरी चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड होगा जो आपको दिक्कत दे रहा होगा, तो ऐसे स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी में फोकस कीजिए, लास्ट तक इन्हें प्रॉपर तरीके से रिवाइज कीजिए लास्ट के 15 डेज में। ठीक है, और साथ ही साथ एक बात मैं और बोलूंगी कि एक्सट्रीम अटेंशन आपको पे करना है कीवर्ड में, क्योंकि बहुत बार एनसीईआरटी में ऐसा स्टेटमेंट होता है, वहां लिखा रहता है जनरली प्रेजेंट, मोस्टली प्रेजेंट, यूजुअली होता है, समटाइम्स प्रेजेंट। दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज नॉट इनकरेक्ट, ये सब पे आपको बहुत फोकस करना है। लास्ट में जाके बहुत सारे स्टूडेंट यही ट्रैप में फंस जाते। एक जब मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो एक स्टेटमेंट गलत पढ़ लिया, गलत क्यों पढ़ा, वहां पे एनसीईआरटी लिखा था समटाइम्स होता है, और आपने वो वर्ड को इग्नोर कर दिया, और इग्नोर करके एग्जाम में जब वो स्टेटमेंट आया आपने सही मान लिया। लेकिन एनसीईआरटी तो समटाइम्स बोल रहा था, एनसीईआरटी बहुत बार एक्सेप्ट भी यूज करते कि एक्सेप्ट दिस, इट इज प्रेजेंट। तो ये सब वर्ड पे आप लोगों को बहुत फोकस करना चाहिए, की वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
और जब आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे, नॉट इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट ऐसे करके वर्ड देता है और बहुत लोग उसमें भी फंस जाता है। तो आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लो कि नॉट इनकरेक्ट मतलब क्या, नॉट करेक्ट मतलब क्या। तो जब आप ये सब पे थोड़ा छोटे छोटे बात पे अटेंशन पे करना शुरू करोगे, तब देखना स्कोर धीरे धीरे आपका इंप्रूव होगा, क्योंकि 340 तक तो आराम से आ जाता है बहुत लोगों का। बट 2-4 क्वेश्चन गलत होता है। क्यों गलत होता है? पढ़ने में गलत कर दिया, वर्ड नहीं समझ आया, वर्ड स्किप हो गया। और यही सब के लिए हम बोले कि बार बार आप जो है आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो इतना ही मेरे तरफ से आप लोगों के लिए बोलना था कि लास्ट 70 डेज में आप कैसे कर सकते हो। और अगर आप लोग ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, एनसीईआरटी कंप्लीटली फॉलो करोगे, तो आपका जरूर ये 360 आउट ऑफ 360 पॉसिबल है। लेकिन याद रखना, मल्टीपल सोर्सेस का यूज नहीं करना है, एनसीईआरटी ही काफी है नीट के लिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी को ही बार बार पढ़ो, रिपीट करो, रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अल्टीमेटली इसी से आपको 360 में से 360 नीट में मिल सकता है। थैंक यू।